रोसा सामने खड़े इंसान से पूछ रही थी कि क्या उसने सच में उससे प्यार किया था। उसकी आवाज में बेचैनी और दर्द साफ सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उस इंसान ने पूछा कि वो अचानक ये बात क्यों उठा रही है। लेकिन रोसा ने फिर वही सवाल दोहराया और जोर देकर पूछने लगी कि क्या वो उससे प्यार करता था या नहीं। वो चीख पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में डेस्परेशन भरी हुई थी। वो कहने लगी कि उसे जवाब चाहिए, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो बार बार उससे विनती करती रही कि सच बता दे। तभी उसकी नजर धुंधली होने लगी और वो सोचने लगी कि उसके सामने खड़ा इंसान आखिर है कौन। तभी अचानक रोसा नींद से जाग गई। उसने खुद को काफी खुली ड्रेस में एक लग्जरी होटल रूम की छत को घूरते हुए पाया। वो उलझन में बुदबुदाई कि यह अजीब सपना आखिर था क्या। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके पास किसी के सोने का एहसास होते ही वो चौंक गई। उसके बगल में सोया आदमी अचानक उठ गया और घबराकर बोला कि उसने उसे डरा दिया और पूछा कि उसे क्या हुआ है। पास वाले सोफे पर बैठी एक लड़की जम्हाई लेते हुए पूछने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। रोसा पूरी तरह हैरान होकर पूछने लगी कि वे लोग कौन हैं और उसके कमरे में कैसे आए। आदमी ने उलझन में कहा कि क्या वो मजाक कर रही है, क्योंकि पिछली रात वे सब होटल की रूफटॉप पार्टी में साथ थे और उसी ने उन्हें अपने कमरे में आने की इजाजत दी थी। उसने बताया कि बाहर अभी भी कई लोग बेहोश पड़े हैं। रोसा ने माथा पकड़कर पूछा, क्या सच में ऐसा हुआ था? उसे एहसास हुआ कि शायद वो इतनी नशे में थी कि उसे कुछ याद ही नहीं। आदमी ने आ भरते हुए कहा कि वो अफवाहों से भी ज्यादा ठंडी निकली। पास बैठी लड़की ने पूछा कि क्या उसे कम से कम उसका नाम याद है। थोड़ी देर सोचने के बाद रोसा ने उसे कैथी कहा, जिस पर आदमी हंस पड़ा और बोला कि वो बिल्कुल गलत है। लड़की ने झुंझलाकर खुद को ठीक करते हुए कहा कि उसका नाम जनेवा है। बाद में बीच पर हंसी और मस्ती की आवाजें गूंज रही थीं। लोग पानी में खेल रहे थे, जबकि रोसा छतरी के नीचे बैठी अपने फोन को खाली नजरों से देख रही थी। जनेवा उसके पास लेटी उसे याद दिला रही थी कि उसने कहा था वो सिर्फ छुट्टियों के लिए आई है और 1 या 2 महीने बाद वापस जाएगी। तभी एक और लड़की आई और मजाक करते हुए बोली कि उसे होटल की सारी सुविधाओं का मजा लेना चाहिए, खासकर हेयर ऑयल का। तभी पास से गुजरता एक लड़का ताना मारते हुए बोला कि कोई भी हेयर ऑयल उसके सूखे बाल ठीक नहीं कर सकता। लड़की गुस्से में उसे गंजा कहकर तैरने जाने को बोल देती है। इस बीच रोसा के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर सीओ याया एओन का नाम देखकर वो हिचकिचाती है, फिर कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ जॉन की आवाज आती है। वो शिकायत करता है कि 1 महीना हो गया और क्या यही उसका रवैया है। उसने इंस्टाग्राम पर देखा कि वो बिजी होने का बहाना बना रही थी, जबकि हर जगह घूम रही थी। वो ताने मारते हुए कहता है कि वो कितनी परफेक्ट बेटी है। रोसा नाराज होकर पूछती है, उसने फोन क्यों किया? जॉन उसकी बात अनदेखी करके पूछता है कि वो कोरिया कब लौट रही है। रोसा जवाब देती है कि सेमेस्टर शुरू होने से ठीक पहले लौटेगी और पूछती है असली बात क्या है। जॉन कहता है कि यहां बहुत कुछ चल रहा है और कुछ मजेदार होने वाला है, लेकिन वो साफ नहीं बताता और कहता है कि अगर जानना है तो खुद वापस आकर देख ले। उसकी रहस्यमयी बात से रोसा और उलझ जाती है। जनेवा मजाक में पूछती है कि फोन पर किसी आदमी की आवाज थी क्या? वो उसका पिता है? रोसा धीरे से कहती है कि उसका कोई पिता नहीं है। फिर जनेवा पूछती है, क्या वो उसका कोरियन बॉयफ्रेंड है? लेकिन रोसा मना कर देती है और कहती है कि वो बस कॉलेज का दोस्त है जो बेकार बातें कर रहा है। कॉल खत्म करने के बाद रोसा सोचने लगती है, कहीं उसकी मां के साथ कुछ हुआ तो नहीं। वो तुरंत ब्राउजर खोलकर फ्लोरा होटल सर्च करती है। फ्लोरा एक लग्जरी ग्लोबल होटल चेन है जिसके दुनिया भर में 30 से ज्यादा ब्रांच हैं। हाल ही में मियामी में नई ब्रांच खुली है, जिसमें रूफटॉप बार, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और वीआईपी एक्सक्लूसिव कसीनो है। चेयरमैन ली सुरान की 22 साल की बेटी ली रोसा अपने सोशल मीडिया से होटल को प्रमोट कर रही थी, जिससे उसकी सेल्स तेजी से बढ़ रही थी। रोसा गहरी सांस लेकर समझती है कि कोई स्कैंडल नहीं हुआ है। वो फोन कुर्सी पर फेंक देती है और नीले आसमान को देखते हुए सोचती है कि शायद कोरिया में सच में कुछ दिलचस्प होने वाला है। वो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी परिवार के बिजनेस की संभावित वारिस होने के कारण सबकी नजरें पहले से ही उस पर थीं।
जब वो आखिरकार कोरिया पहुंचती है तो ड्राइवर उसका स्वागत करता है और कहता है कि वो इस बार जल्दी लौट आई, क्योंकि आमतौर पर वो पूरी 2 महीने की छुट्टी बाहर बिताती थी। रोसा हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि वो थोड़ा थक गई थी, इसलिए वापस आ गई और लूनर न्यू ईयर करीब होने की नहीं चाहती थी। अपनी माँ को सरप्राइज देने वाले बदलाव का अनजाना एहसास उमड़ रहा था। थोड़ी देर बाद रोसा ने ड्राइवर से अपनी माँ के बारे में पूछा और कहा कि उसने उन्हें अपने आने की खबर नहीं दी थी, ताकि सरप्राइज सच्चा लगे। उसकी बात सुनकर ड्राइवर हल्का सा घबरा गया, लेकिन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला कि मैडम बिल्कुल ठीक है। उसकी अजीब आवाज रोसा से छिपी नहीं रही और वो सोचने लगी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर भी उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और खुद को समझाया कि अब ये उसकी चिंता नहीं है। जैसे ही कार भव्य हवेली के सामने पहुंची, उसकी चमकदार और शानदार बाहरी बनावट धूप में चमक रही थी। घर शांत और परफेक्ट दिख रहा था, मानो उसकी उजली दीवारों के पीछे कोई अंधेरा छिपा ही ना हो। कार से उतरते हुए रोसा ने थकान भरी सांस ली और कहा कि वो बहुत थक गई है। उसने बटलर को आवाज लगाई और कहा कि उसका सामान कमरे तक पहुंचा दे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो उसने सोचा शायद वो बाजार गया होगा, इसलिए उसने बैग सीढ़ियों के पास ही छोड़ दिए ताकि वो बाद में उठा ले। तभी अंदर जाने के लिए मुड़ी तो दरवाजे के पास रखे पुरुषों के जूते देखकर रुक गई। वे जूते उसके लिए बिल्कुल अनजान थे और अचानक उसका दिल बैठ गया। बेचैनी की लहर उसके अंदर दौड़ गई। वो सोचने लगी कि ये जूते आखिर किसके हैं। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे अपनी मां के कमरे से हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, वो ठिठक गई और खुद से फुसफुसाई कि काश अंदर देखने से पहले कोई चेतावनी मिल जाए। हिम्मत जुटाकर उसने हल्के से खुले दरवाजे की दरार से अंदर झांका और उसकी आंखें फैल गईं। शरीर जैसे पत्थर बन गया। बिस्तर पर एक आदमी उसकी मां को जुनून से चूम रहा था। वो दृश्य बिजली की तरह उस पर गिरा। कुछ पल के लिए वो सांस तक नहीं ले पाई। दिमाग में जो देखा उसे मानने से इनकार कर दिया। वो वहीं जड़ बनकर खड़ी रही। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अपनी मां को किसी अजनबी के साथ इस तरह देखना सबसे बड़ा झटका था। तभी उसकी मां ने मुड़कर देखा और डर से हांफते हुए पूछा कि वो इतनी जल्दी घर कैसे आ गई। आधा नंगा आदमी भी चौंक कर रोसा को देखने लगा। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। रोसा का दिल जोर से धड़क रहा था और विश्वास टूटता जा रहा था। उसी पल उसकी परफेक्ट 22 साल की जिंदगी का चमकता शीशा दरारों से भरने लगा। बाद में रोसा ने पूछा, क्या उसे उस आदमी से बाहर बात करनी चाहिए? उसकी मां ने शांत स्वर में हां कहा। रोसा ने सवाल किया कि वो अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि अब तक उसकी मां हमेशा हर आदमी को उससे दूर रखती थी। उसकी मां ने गहरी सांस लेकर कहा कि वे सब असली डेट नहीं थे, वो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उन्हें इस्तेमाल करती थी। आखिर वो फ्लोरा ग्रुप की चेयरवुमन ली सुरियन थी, लेकिन इस बार यान वू बाकी सबसे अलग है। ये सुनकर रोसा ने भौं उठाई और तंज करते हुए पूछा, क्या इसलिए क्योंकि उसकी पीठ पर टैटू है? उसकी मां थोड़ी हैरान हो गई कि रोसा पहले ही देख चुकी है। वो हंसते हुए बोली, आजकल के बच्चे टैटू बनवाते हैं। रोसा ने तीखे स्वर में कहा, बच्चे बनवाते होंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां ऐसे इंसान को क्यों डेट कर रही है, जिसका डिजाइन सेंस भी अजीब है। उसने पूछा, क्या उसे पता भी है वो क्या काम करता है और उसकी उम्र क्या है? उसकी मां ने सहजता से कहा, वो 24 साल का है। ये सुनते ही रोसा सन्न रह गई। वो खुद सिर्फ 22 साल की थी। उसका दिल डूब गया और उसे लगा, क्या उसकी मां सच में इतनी अकेली और मजबूर हो गई है? तभी सूर्यन ने कहा कि उसने लगभग 20 साल बिना साथी के जिंदगी बिताई है और वो बहुत अकेली रही होगी। रोसा मनी मन सोचने लगी कि उसकी मां अभी 50 की भी नहीं हुई, फिर भी ये सब हो रहा है। सूर्यन आगे बोला कि वही है जिसने उसकी मां की जिंदगी की खाली जगह भरी है। वो खुद को दयालु बताते हुए कहने लगा कि अगर वे साथ रहेंगे तो वो उस खालीपन को भर देगा जो रोसा को अकेले बिना पिता के पालते हुए उसकी मां ने महसूस किया था। रोसा ने गुस्से में बीच में टोका और पूछा, वो ये शब्द क्यों ला रहा है सूर्यन? हल्की मुस्कान के साथ बोला कि उसकी मां पहले ही बता चुकी है कि अब से वो उनके साथ इसी घर में रहेगा। यह सुनकर रोसा पूरी तरह स्तब्ध और खामोश रह गई। बाद में वो टेबल पर रखी फैमिली फोटो को घूर रही थी। तभी यान वू कमरे में आया और विनम्रता से उसे नमस्ते करते हुए पूछा कि उसकी मां के साथ बातचीत कैसी रही। रोसा ने घृणा भरी नजर से उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई।
यान वू ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है और उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुलाकात होगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए रोजा ने पीछे मुड़कर कहा कि उसे पता है उसकी मां ने उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा होगा, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। सेमेस्टर शुरू होते ही वो व्यस्त हो जाएगी। तब तक वो उसे सिर्फ घर में रहने वाला कर्मचारी समझे और उससे बात करने की कोशिश ना करे। ये कहकर वो बिना उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए ऊपर चली गई। पास खड़े सर यान हल्के से हंस पड़े और यान वू से बोले कि चिंता मत करो रोसा, अभी बस ठंडी बन रही है, धीरे धीरे मान जाएगी। यान वू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे चिंता नहीं है, क्योंकि आखिर वो उसकी मां की बेटी है। और फिर वो धीरे से सर यान के करीब कदम बढ़ाने लगा। हवा में अजीब तनाव और आने वाले तूफान की आहट महसूस हो रही थी। उस शाम सीन एक शांत बार में बदल गया, जहां यान बेफिक्र मूड में बैठा था। रोसा ने उससे पूछा, क्या वो उसी बात की तरफ इशारा कर रहा था जो उसने पहले कही थी? जॉन उलझन में पूछने लगा कि वो क्या कह रही है। तब रोसा गुस्से में बोल पड़ी कि उसकी गैर हाजिरी में उसकी मां ने अपने से छोटे लड़के के साथ रिश्ता बना लिया। जॉन अपने ड्रिंक से लगभग घुट गया और हैरानी से पूछ बैठा, क्या वो चेयरवुमन ली की बात कर रही है? रोसा के सिर हिलाते ही उसने उस आदमी के बारे में पूछा। रोसा ने कहा कि जॉन ने ही कहा था कि कोरिया में कुछ काम है और उसी ने उसे पहले कॉल भी किया था। जॉन शरारती मुस्कान के साथ मान गया कि वो कॉल सिर्फ मजाक था। वो बोर हो रहा था और उसे छेड़ना चाहता था। रोसा अविश्वास से उसे घूरने लगी, जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। लेकिन जॉन ने हाथ हिलाकर कहा कि असली मुद्दा वो नहीं है। उसने उसे बैठने को कहा और सब कुछ ठीक से बताने को कहा। चिड़ी होने के बावजूद रोसा जानती थी कि जियान ही एकमात्र इंसान है जिससे वो दिल की बात कह सकती है। उसने आह भरकर बताया कि वो आदमी 24 साल का है। जियान हैरान रह गया और बोला कि वो तो उसकी मां की उम्र का लगभग आधा हुआ। फिर मजाक में कहने लगा कि उसकी मां जिंदगी खुलकर जी रही है और इसके लिए सम्मान मिलना चाहिए। रोसा ने उसे घूरते हुए पूछा कि उसके दूर रहने के दौरान आखिर हुआ क्या? क्या उसने कुछ सुना है? जियान ने कंधे उचकाते हुए कहा कि वो उसका घर है, तो वो उससे ज्यादा कैसे जान सकता है। फिर भी उसने माना कि ये रिश्ता सामान्य या साफ नहीं लग रहा और उस आदमी का नाम पूछा। रोसा ने कहा, उसका नाम यान वू है। जियान बोला, उसने कभी ये नाम नहीं सुना और पूछा, वो दिखता कैसा है? रोसा कुछ पल चुप रही और उसका चेहरा याद करने लगी। उसे याद आया कि उसके आसपास अजीब सा उदासी भरा माहौल था, जो बेचैन भी करता था और अजीब तरह से आकर्षित भी। पहली नजर में वो बेहद प्रभावशाली लगा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी गहरी उदासी बता रही थी कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। उसने जियान से कहा कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा और थका हुआ लगता है। बाद में जब जियान उसे बार से बाहर छोड़ने जा रहा था, उसने पूछा, अब वो क्या करने वाली है? रोसा ने धीरे से कहा कि उसे खुद नहीं पता। तभी पास के हॉलवे से गुजरते हुए उन्होंने कुछ लोगों की बातचीत सुनी। एक आदमी पूछ रहा था, क्या इस समय कोई लड़के उपलब्ध हैं, क्योंकि जापानी एग्जीक्यूटिव्स का ग्रुप अभी आया है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, उन्हें लड़कियां चाहिए या लड़के? जवाब आया कि उन्हें अच्छे दिखने वाले पुरुष चाहिए। फिर किसी ने पूछा, यान वू कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट हिचकिचाई, लेकिन ग्राहक गुस्से में बोला कि यान वू नौकरी छोड़ चुका है और वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता। रिसेप्शनिस्ट घबराकर बोली कि वो जल्दी किसी और को बुला लेगी। तभी एक आदमी ने पूछा, क्या यह सच है कि यान वू किसी अमीर औरत के साथ चला गया? दूसरे ने सिर हिलाकर कहा कि स्टाफ में यही अफवाह चल रही है कि यान वू ऐसा इंसान है जो बड़ी उम्र की औरतों को पागल कर देता है। जॉन ये सुनकर भद्दी हंसी हंस पड़ा और सिर हिलाने लगा। पास खड़ी रोसा ने सब कुछ सुन लिया। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसकी मौजूदगी ठंडी और तेज महसूस होने लगी। जॉन माहौल हल्का करने के लिए मजाक में बोला, शायद वे यान वू को किसी डोगो नाम के आदमी से कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन उसका मजाक बेअसर रहा। उस रात रोसा घर लौटी और अपने कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अपने ही घर में अजनबी जैसी बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे जॉन की बात याद आई जब वो उसे समझा रहा था कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ओवरथिंक करना उसकी आदत नहीं है। लेकिन उसके लिए यह कहना आसान और करना मुश्किल था।
तभी उसके कानों में हल्की आवाज पहुंची, जो मास्टर बेडरूम की दिशा से आ रही थी। वो जम गई उसके चेहरे पर। अविश्वास और झुंझलाहट उभर आई। बरामदे में खड़ी वो मन ही मन कोसने लगी कि अरबों की कीमत वाले घर की दीवारें इतनी पतली कैसे हो सकती हैं। उसने करवाहट से सोचा कि इतनी महंगी जगह में रहने के बावजूद उसे अपनी मां की आवाजें सुनने से भी छुटकारा नहीं मिला। वो अपने कमरे की तरफ मुड़ी और बड़बड़ाई कि अंदर चली जाए, वहां शायद कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन कदम रुक गए और उसकी नजर फिर मास्टर बेडरूम की ओर चली गई। जॉन की बात उसके दिमाग में गूंजने लगी। वही इंसान जो बड़ी उम्र की औरतों को पागल कर देता है। उसका सीना कसने लगा और अनचाही जिज्ञासा धीरे धीरे दिल में घुसने लगी, जैसे खुद पर काबू टूट रहा हो। कमरे के करीब जाते हुए वो सोचने लगी, क्या उसकी मां सच में जानती थी कि वो आदमी असल में कैसा है? शायद अगर उसकी मां ने उनकी नजदीकी का असली रूप देखा होता तो सब समझ जाती। जैसे ही रोसा कमरे के पास पहुंची, अंदर से आती आवाजों ने उसे वहीं जड़ कर दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटी और अपने बिस्तर पर लेट गई। खुद को समझाने लगी कि उसे बस सो जाना चाहिए और दिमाग खाली करना चाहिए। अगर वो सब अनदेखा कर दे तो शायद लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा से ज्यादा जिज्ञासु बनने वाली इंसान नहीं थी। लेकिन दीवार के उस पार से आती लगातार आवाजों ने उसे आराम करने नहीं दिया। बिस्तर पर लेटे हुए वो बुदबुदाई कि उसके हेडफोन कहाँ हैं, जबकि दूसरी तरफ यान वो उसकी मां के साथ था। वो घबराई हुई आवाज में फुसफुसाया कि अगर बाहर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा, और कहा कि कहीं रोसा जाग ना जाए। हवा में छिपी बेचैनी और अनकही सच्चाइयों का बोझ धीरे धीरे और भारी होता जा रहा था।